ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची। 10 जनपद पर ममता बनर्जी की गाड़ी दस्तक देती है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए ममता बनर्जी एक अरसे के बाद में पहुंची है। एक लंबा वक्त गुजर गया। इस 10 जनपद पर उनका आना जाना बहुत पुराना था, लेकिन काफी कुछ बदल चुका है अब। और जिस तरीके से, जिस स्थिति में आज की तारीख में ममता बनर्जी हैं और उनके कब कितने सांसद, कब कितने विधायक टूट जाएं और उनके पास में खुद कितने विधायक सांसद बचेंगे, कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे में वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची है, तो क्या बातचीत का एजेंडा रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। जब दो बड़े कद्दावर नेता इस तरीके से मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बातें होती होंगी, जरा सोचिए। कल भी जब ममता बनर्जी बैठी थी तो उनको सोनिया गांधी के बगल में कुर्सी दी गई और ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन आज जब वो पहुंची है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिरकार ममता बनर्जी के पिटारे में अब है और क्या वो सोनिया गांधी से मिलकर के कहेंगी और कांग्रेस से अब वो क्या चाहती है। एक वक्त में इसी कांग्रेस से निकल करके वो गई भी थी, लेकिन राजनीति और वक्त आपको कई बार घुमा करके उसी मोड़ पर खड़ा कर देता है। यानी टीएमसी बनाई कांग्रेस से अलग होकर के, और क्या आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं या आगे और खराब होने वाले हैं कि टीएमसी का कांग्रेस के अंदर विलय करना पड़ जाए। जिस तरीके से मोदी और शाह की जोड़ी इस वक्त में बंगाल के अंदर ऑपरेशन लोटस में लगी हुई है और जैसे बंगाल के अलग अलग नेताओं को अब रडार पर लिया जा चुका है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के पास में रास्ता क्या है। ममता बनर्जी के पुराने बयानों का आज जिक्र करना ठीक नहीं रहेगा। जब वो कहती थी कि अमेठी ये हार गए, ये 40 सीट नहीं पा पाएंगे, और ममता बनर्जी वो 40 सीट तो छोड़िए, वो 80 सीट जीत करके आई। लेकिन साहब, उनके पास बचा 20 भी नहीं, 20 भी उनके पास में नहीं बचे। और यही अपने आप में जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर एक तरीके से सबसे बड़ा धब्बा लग गया। और यही ममता बनर्जी की जो छवि थी फाइटर ब्रांड नेता की, उसको तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ममता बनर्जी से नहीं है। जब सामने से आपके इतने बड़ा चाकू दिखाई दे, जब सामने आपके इतनी बड़ी तलवार दिखाई दे, तो उसके सामने भला 56 इंच की छाती वाला पहलवान क्या ही कर लेगा। तलवार, चाकू, बम, गोले, बंदूक, इनके सामने भला कौन जीत पाया है। तलवार, चाकू, बम, गोले और बंदूक की अगर राजनीति होने लग जाए तो बताइए भला फिर देश के अंदर कौन सी पार्टी टिकेगी, कौन सा नेता बचेगा। और अब सवाल तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोरे अखिलेश यादव पर भी डाल दिए जाए। लेकिन ममता बनर्जी जब मिलने के लिए पहुंची है तो इस वक्त में जो उनके खेमे से आवाजें निकल करके सामने आ रही है, यानी ममता बनर्जी का जो अपना खेमा जो बचा हुआ है, जो उनके कुनबे के अंदर जो 4 आदमी इस वक्त में बचे हुए हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कीर्ति आजाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल्याण बनर्जी उसमें शामिल थे, महुआ मोइत्रा उनकी तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं और कहा गया कि जो गद्दार हैं, जो भागना चाहते हैं, जिनको जेल का डर लगता है, जिनकी फाइलें बीजेपी के पास में दबी हुई हैं, या जो मोटा पैसा वसूलना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम के सांसद हैं, विधायक हैं, और वो भी ममता बनर्जी पर करप्शन का, या यूं कह रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा था, जिनको ममता बनर्जी ने बनाया, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, अपना कोई वजूद नहीं था, जिनको ममता बनर्जी ने बनाया, और अब वो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। यानी चूहे जहाज छोड़ करके भाग रहे हैं। तो क्या डूबता हुआ जहाज है इस वक्त में टीएमसी, और चूहों के वजन से क्या जहाज डूबना बंद कर देगा, या चूहे अपना भविष्य तलाश करने के लिए भाग रहे हैं। और क्या कांग्रेस अब इस जहाज को बचा पाएगी? क्या ममता बनर्जी बचा पाएगी? क्या सोनिया गांधी बचा पाएगी? क्या राहुल गांधी बचा पाएंगे? या ममता बनर्जी को बहुत शुरुआत से अब अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी? बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन उससे पहले कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली में अभिषेक बनर्जी की आवाज थे और बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता
चल चुकी हैं। आप अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को भी उनके साथ देख सकते हैं। और आज की बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा जो बंगाल विधानसभा चुनाव के टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि अगर आपके पास में 20-22 सांसद होने का दावा सच है तो आपको आखिरकार बीजेपी में विलय करना ही होगा। अगर आपका यही इरादा है तो इसे खुल करके कहें, बजाय इसके कि उन कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा करें जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले भाषण की बातों का जिक्र किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी दोनों साथ में आए और दोनों ने कहा कि भैया ये तो भाजपा में शामिल होंगे तभी इनकी बात बन पाएगी, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं इनके पास में। और टीएमसी लेने के जो सपने देख रहे हैं वो टीएमसी लेने के सपने छोड़ दें। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तीखा हमले बोलते हुए कहा कि यदि किसी नेता को पार्टी से शिकायत थी तो उसे चुनाव से पहले सार्वजनिक करना चाहिए था, न कि चुनाव के बाद में। उन्होंने यह भी दावा किया, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पर हमला होता है तो पार्टी उनके साथ में मजबूती से खड़ी होगी। बंगाल चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कीर्ति आजाद ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं बल्कि विपक्षी दलों की एकजुट रणनीति के कारण पराजित हुई है। तो अभी ये कह रहे हैं कि भाई विपक्षी दल एक नहीं थे इसलिए हम हार गए हैं। वहीं आप देखिए टीएमसी से बगावत करने वाले वो गद्दार हैं, वो कह रहे हैं उन्हें चुनाव के बाद में तकलीफ क्यों हो रही है। पहले ममता की तारीफ करते थे, अब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। बीजेपी 2029 में बंगाल और केंद्र से साफ हो जाएगी। मान लो आपके झूठ को सच भी मान लो कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो, तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो करप्शन का? अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने जैसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया, तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपर्टी है, तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं हैं। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो। वहीं कल्याण बनर्जी ने कहा कि आपके पास में मुख्यमंत्री है, सीएम है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम सारी शक्तियां हैं, लेकिन मेरे पास में मां माटी मानुस, मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता है। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मां माटी मानुस है, मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है। आप गइए अच्छे से।
कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जो बीजेपी चाहेगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहेंगे वही होगा। और अब राज्य के अंदर सत्ता भी उनकी होगी, विपक्ष भी उनका होगा, और फिर 15 साल क्या 50 साल भी वो देश में सरकार चलाते रहे, यानी फिर तो चुनाव केवल खाना पूर्ति रह जाएगा। और आप सोचिए कि जो अंबानी, अडानी, बाकी पार्टियों को फंडिंग करते थे, उनके लिए कितना आसान काम हो गया है। बीजेपी को फंडिंग करना है, दबा करके करिए। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनको फंडिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे बीजेपी को फंडिंग करेंगे। याद करिए, जिस वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब मामला निकल करके सामने आया था, उस वक्त में ममता बनर्जी की पार्टी दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी चंदा के मामले में। यानी जो अब कॉर्पोरेट लॉबी है, उसके लिए भी बिल्कुल साफ हो गया है कि कॉर्पोरेट लॉबी बीजेपी को करेगी, कांग्रेस को दिखावे भर के लिए उधर 100 पैसे और इधर 10 पैसे, और हो सकता है कि वो 5 पैसे 4 पैसे रह जाए। और इसको आप फिर लोकतंत्र कहिए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का चीरहरण है। जो मोदी जी, ये अमित शाह कर रहे हैं, अगर ऐसे ही कांग्रेस ने कभी किया होता कि नरेंद्र मोदी को सीधे नहीं हरा पाए तो उनके सांसदों को, विधायकों को तोड़ करके ले आइए, अगर इस तरीके का ऑपरेशन चलाया होता, ऑपरेशन कांग्रेस अगर चलाया होता, तो सोचिए नरेंद्र मोदी क्या गुजरात में पनप पाते? क्या भाजपा की सरकारें 15-15, 18-18 साल चल पाती? कि जहां पर आप मजबूत फाइटर नेता को अगर हरा नहीं पा रहे हैं, तो सीधे तौर पर उनको तोड़ करके खत्म कर दीजिए, और इतना खत्म कर दीजिए कि अगले चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने के लायक ना बचे। अरविंद केजरीवाल के पास में पंजाब की सरकार है। अब आप बताइए, पंजाब में जब बंगाल के अंदर इस तरीके का मैंडेट आ गया और बंगाल में अगर इस तरीके से सब कुछ पलट गया, तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से बीजेपी लगी हुई खुदाई में, और खुदाई में कभी वो कांग्रेस के नेता खोद करके निकालती है, कभी आम आदमी पार्टी के नेता खोद करके निकालती है, तो क्या पंजाब में भी पलट देंगे? और फिर यूपी के अंदर, यूपी में भी चुनाव होने अगले साल, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, यहां पर चुनाव होने, तो क्या ये राजनीति इस तरीके से चलेगी अब? और ये राजनीति है या गुंडागर्दी है? ये लोकतंत्र है या तानाशाही है? ये है क्या? और दुनिया के अंदर हम संदेश क्या दे रहे हैं? और क्या ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां वो अलग थलग दिखाई देती थी कि नहीं भाई हमारा कुछ नहीं होगा, तुम अपना देख लो, उनको भी अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारा तो तेल निकल जाएगा, तुम अभी मुगालते में हो, और तुमको समय आने पर पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या हालत और क्या हैसियत होने वाली है। कांग्रेस को भी दो फाड़ करने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी आज किसी और पार्टी के सिंबल पर बैठे हुए नजर आते, सच्चाई है। वो तो किसी तरीके से कांग्रेस बच गई। उस वक्त में सोनिया गांधी बीमार थी, कांग्रेस को तोड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, और कांग्रेस के ही बागियों को जो है वो एक्टिव कर दिया गया, अलग अलग नामों से जो है वो गुट बना दिए गए, बड़े बड़े चेहरे उसमें रख दिए गए। राहुल गांधी के ऊपर निशाना लगाया गया कि राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव हारते जा रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे तैसे करके सोनिया गांधी अस्पताल में थी, राहुल गांधी, उन्होंने पार्टी बचाई, और उसके बाद में एक एक करके तमाम पार्टियों पर वही मॉडल बीजेपी ने लागू कर दिया। अब सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची है ममता बनर्जी, तो क्या कुछ वहां से निकल करके सामने आता है? हालांकि इस बात की गुंजाइश नहीं है, इस बात का मुझे ऐसा लगता नहीं है कि टीएमसी वो विलय करे कांग्रेस के अंदर, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। शरद पवार के लिए भी यही कहा गया था कि शरद पवार को अगर पार्टी बचानी है तो एनसीपी को वापस से कांग्रेस के अंदर वो विलय करवा देना चाहिए। अगले 48 घंटे कुल मिलाकर के आप यूं मान करके चलिए कि बहुत भारी हैं, और ममता बनर्जी वापस बंगाल फिलहाल तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब किस तरीके से, कैसे और राजनीति पलटती है, और बंगाल के अंदर वो कितनी सुरक्षित रह पाती हैं, बहुत बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को,
और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।